Hello all, welcome to my YouTube channel Sharda Classes. Today we will start our video as a continuation of the previous video. तो हमने पहले पढ़ा है इस चैप्टर में कि what is federalism, what are the features of federalism, what is the difference between unitary government एंड फेडरल गवर्नमेंट। फिर हमने ये पढ़ा कि भारत को व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। उसमें हमने पढ़ा कि भारत में वो सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दिया था यूनिटरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडिवरी सब्जेक्ट्स पे। उसकी पढ़ाई करने के बाद फिर हमने दो तरह के फेडरेशंस की चर्चा की, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इतनी बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो यदि उसको नहीं देखें तो उसे भी देख लें। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो इसकी चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके किताब में दो मैप दिए गए हैं भारत के। ये 1947 का मैप है, आपके पास किताब है तो देखेंगे 2006 का मैप है टीम में। तो हम क्या देखते हैं कि पहले शुरुआत जो की गई हो ये कि फेडरलिज्म कितना बढ़िया से सक्सेसफुल है किसी देश में, यह केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे हैं। ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाली जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, रीजनल गवर्नमेंट्स हों, तो जो सरकारें हैं और उन सरकारों को बनाने वाले जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, इस पे फेडरलिज्म का सक्सेस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द विल पावर ऑफ द लीडर्स मेकिंग द गवर्नमेंट। जब फेडरलिज्म भारत में बहुत सफल है, दुनिया के कम ही फेडरेशंस हैं जो भारत जैसे सफल फेडरेशन है। आप देखिए, कहा जा रहा है कि सबसे पहला टेस्ट, सबसे पहली परीक्षा भारत में फेडरलिज्म की तब हुई जब भारत आज़ाद हुआ था, और भारत की आज़ादी के समय में सैकड़ों राज्य थे, सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, और अंग्रेजों ने कह दिया था कि मन करे तो भारत में मिलो, मन करे तो पाकिस्तान में मिलो, और मन करे तो इंडिपेंडेंट कंट्री बना के रहो। अजीब विभाजन के बीज बो के गए वो। लेकिन जब भारत बना तो भारत आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और भारत बना, तो अनेक लोगों ने डिमांड किया कि राज्यों को लैंग्वेज के आधार पर पुनर्गठन किया जाए, फिर से गठित किया जाए। तो राज्यों को अब इस ढंग से बनाने की बात हुई कि एक भाषा बोलने वाले जितने लोग हैं, जितने इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों को मिला के एक राज्य बनाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय जो थी, वहाँ पे कुछ जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने से देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर से देश टुकड़े टुकड़े बंट जाएगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। दे रेसिस्टेड इट फॉर सम टाइम। लेकिन जब बना, बाद में बना, भाषाओं के आधार पे, जैसे गुजराती बोलने वाले इलाकों को गुजरात कह दिया गया, मराठी बोलने वाले इलाकों को महाराष्ट्र कह दिया गया, ऐसे अलग अलग भाषाओं के आधार पे राज्य बनाए गए। तो बन जाने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि देश अब पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हो गया, पहले से ज़्यादा एकता हो गई देश में, और राज्य सरकारों को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। तो ये पहला टेस्ट जो हमारे देश के ऊपर पड़ा फेडरलिज्म का, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन, उसमें हमारा देश बहुत सफल है। आज लैंग्वेज के आधार पे देश है, उसके आधार पे, केवल लैंग्वेज के आधार पे ही नहीं, इथनिसिटी के आधार पे, कल्चर के आधार पे, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे भी बनाए गए। हम देखते हैं कि राज्यों के नाम बदल दिए गए, पहले कुछ था फिर बाद में कुछ हुआ, कुछ राज्यों की बाउंड्री बदल दी गई, कुछ राज्यों का एरिया कम कर दिया गया किसी। तो ये सारे राज्य अपने अपने ज्योग्राफिकल इलाके के चलते, अपने एथनिसिटी के चलते भी बनाए गए। ये फेडरेशन की मजबूती है। दूसरी परीक्षा, दूसरा टेस्ट जो आया भारत का फेडरलिज्म के मामले में, वो था लैंग्वेज पॉलिसी। आपने देखा श्रीलंका में, बेल्जियम में छोटे छोटे देश थे, उन देशों में लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स थे और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। श्रीलंका में तो एक भाषा को थोपा गया जिसके चलते सिविल वार हुआ,
यद्यपि भारत में हिंदी 40% से अधिक लोग बोलते हैं, फिर भी हिंदी को ऑफिशियल अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में किसी भाषा को नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदी फिर आ रही है। अब देखें, नो नेशनल लैंग्वेज, कोई भी देश में हमारे संविधान के हिसाब से नेशनल लैंग्वेज नहीं था। हिंदी के अलावा दूसरे 21 भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने का मतलब क्या है? कर्नाटका का कोई छात्र है, वो IAS की परीक्षा देना चाहता है, वो कन्नड़ जानता है, वो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है, तो वो चाहे इंग्लिश में परीक्षा दे या हिंदी में परीक्षा दे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में अपना कंपटीशन दे पाएगा। तो अपने भाषा के सहायता से ही वो अपना उत्थान विकास कर पाएगा। दैट इज वाई this facility has been given to all the states, all the language spoken in India। आज भारत में 22 भाषाएं जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती हैं, और बहुत सारे राज्यों को अपनी अपनी राज्य की भाषा को, वहाँ का स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ का ज़्यादातर काम उसी स्टेट की लैंग्वेज में होता है, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। ये फेडरलिज्म का ओरिजिनल स्पिरिट है और इसमें भारत सफल रहा। तीसरी बात है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में ये बताया गया है कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 से, तो एक ही पार्टी की सरकार सेंटर में और अधिकांश राज्यों में हुआ करती थी। तो एक पार्टी के एक अध्यक्ष, एक मजबूत नेता, उनका वर्चस्व, उनका दबदबा सब पे रहता था। तो वो जो चाहते थे वैसा ही सारे राज्यों को करना पड़ता था। राज्यों की सरकारें भी वैसे ही करती थी कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोले इसलिए हम लोगों को ऐसे ही करना। इसमें क्या हुआ कि स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट, अलग अलग इलाकों का अपना ज़रूरत की अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो उन ज़रूरतों को अंडरमाइन कर दिया जाता था और एक ही डंडे से पूरा देश चलता था। डंडा का मतलब एक ही नियम से चलता था। और दूसरी बात उसी समय ये होती थी कि इफ़ देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ अ डिफरेंट पार्टी, किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती थी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को का मिसयूज करके उन सरकारों को बार बार डिसमिस कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। तो ये फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता रहा। आप देखेंगे, आप किताब निकाल के आप तो गूगल पे देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल किस किस राज्य में लगे हैं, तो आपको उन राज्यों का नाम आ जाएगा जहां पे दूसरे पार्टियों की सरकारें हुआ करती थी, तब जब सेंटर में और अधिकांश स्टेट्स में किसी एक पार्टी की सरकार थी। तो वो दैट वाज अंडरमाइनिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन 1990 के बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ। भारत के कई राज्यों में, तमिलनाडु में DMK और AIADMK जैसे पार्टियां, रीजनल पार्टियों का उत्थान हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों का उत्थान हुआ। जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टियां उभरी, वो सत्ता में आई। परिणाम क्या हुआ कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था। तो जब लोकसभा में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो किस पार्टी की सरकार बनेगी? तो कई पार्टियां, 3, 4, 5, 16, 17, 20, 24 पार्टियां एक साथ मिल करके और 50% से ज़्यादा MP कर लेती थी, और वैसी सरकार को कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। और तब वो सरकार बनाती थी, तो उन सरकारों को हम कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो 1990 के बाद से एक कोaliशन दौर शुरू हुआ भारत में। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी पार्टियां जो केंद्र में सरकार में हुआ करती थी, कोalition बना के, उन्हीं की सरकारें राज्यों में हुआ करती थी। तो अब वो सरकारें केंद्र के दबाव में काम नहीं करती थी, क्योंकि केंद्र सरकार खुद उनके ऊपर टिकी हुई थी। यदि कुछ डिस्टर्बेंस करेगी तो यहाँ खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए जो है फेडरलिज्म मजबूत हुआ, लोकतंत्र ज़्यादा दिखा लोकसभा में। अब ज़्यादा पार्टियों के लोग होते थे, पहले कुछ ही पार्टियों के लोग होते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स ने इस बात को अफर्म किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत कठिन हो गया अब राज्य सरकारों को डिसमिस करना। तो नाउ इंडिया इज मोर फेडरल एंड फेडरलिज्म इज मोर सक्सेसफुल इन इंडिया देन बिफोर। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक in the book is decentralization in India। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जानना है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन।
तो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब अलग अलग जगह से ले जा करके एक जगह मिलाना, ये सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ है वहाँ से अलग अलग दिशाओं में फैला देना, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब क्या करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो बड़ा इजी टर्म्स में आप जान लें कि टेकिंग अवे पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेना, उनको जो पावर्स हैं गवर्न करने के अलग अलग मामलों में, उनके पावर्स को लेना एंड गिविंग इट टू द लोकल गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेना, उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को देना, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो क्यों ऐसा किया गया, क्यों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया गया? तो दो बातें हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे जो चर्चा है दैट इज अबाउट रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। रैशनल मीन्स द राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, द आर्गुमेंटेटिव थिंकिंग। क्या आर्गुमेंट रखा जाए? तो हमने श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पढ़ी, उनकी चर्चा करते समय हमने पढ़ा है कि वो हमारे छोटे से राज्य हरियाणा के बराबर हैं, उनकी जनसंख्या हमारे हरियाणा के बराबर है या थोड़ा सा उससे आधे से अधिक है। तो उतने छोटे छोटे राज्यों, उतने कम कम लोगों के बीच उतनी समस्याएं हो सकती हैं। तो भारत जो दुनिया का बड़ा देश है, जहाँ का एक एक राज्य यूरोप के बड़े देशों के बराबर है, और एक एक राज्य के भीतर भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वो बेल्जियम और श्रीलंका की डाइवर्सिटी से बहुत अधिक है। तो इसलिए ये महसूस किया गया कि एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो जो इन चीज़ों को हैंडल करे, टैकल करे, देखे। तो दिस इज द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरी बात, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक आइडिया क्या है? तो बेसिक आइडिया की बात जब करेंगे तो हम देखें कि भारत में चूँकि बहुत बड़ा देश है तो अनेक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनेक इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी जानकारी वहाँ के लोगों को, लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल इश्यूज की जानकारी, अच्छी जानकारी वहाँ के लोकल पीपल को ज़्यादा होगी, और लोकल पब्लिक को यह भी ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा कि कोई फंड आए या उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को टैकल करने को, उसको दूर करने को, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो ये अच्छा होगा कि लोकल लोगों को ही समस्याओं को पहचानने का हक दे दिया जाए और उन समस्याओं को निपटारा करने का भी पावर दे दिया जाए। अगर उसमें कुछ फंड की ज़रूरत होती है तो वो फंड भी दिया जाए। तो दीज थिंग्स विल हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर लोकल लोग अपने अपने समस्याओं को पहचान के उसके सॉल्यूशन में अपना योगदान देते हैं तो डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो जब डिसीजन मेकिंग में लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो यही तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, यही तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, चाहता है। डेमोक्रेसी क्या कहता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड फील दैट ही हैज अ स्टेक इन डिसीजन मेकिंग। तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो इस आइडिया के चलते डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। आप दो बातें समझ गए, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। रेशनल में हम साइज और डाइवर्सिटी की बात करेंगे और बेसिक आइडिया में हम प्रॉब्लम्स और इश्यूज लोगों को मालूम होते हैं, लोकल लेवल के लोगों को, और लोकल लोगों को ही सॉल्यूशन मालूम है तो इसलिए वो अच्छे से निपटारा कर पाएंगे, इसलिए उनको पावर दिया जाए। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात हो गई। हुआ क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन पहले से है, संविधान बनाने वालों ने इसको महसूस किया था और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। क्या है स्थानीय सरकार? तो गाँवों में, रूरल एरिया में वो ग्राम पंचायत और शहरी इलाकों में नगर पालिका जिसे कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो पहले भी थी लेकिन वो एफिशिएंट नहीं थी, अच्छे से जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वैसा काम हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनको उनकी राज्य सरकारों ने उतना पावर नहीं दिया था और न ही राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें उतना पैसा दिया जाता था। मुझे याद है कि हम लोगों के गांव में एक बार मुखिया का चुनाव हो गया तो 10 साल नहीं हुआ तो वही मुखिया जी 10 साल तक मुखिया बने रहे। तो ये गड़बड़ियाँ थी पहले, लेकिन 1992 के बाद, कब से? 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ
और उस अमेंडमेंट ने हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था को बहुत ही मजबूती दिया। जो मुख्य बातें हैं उस अमेंडमेंट की वो ये 5 हैं। क्या? तो इलेक्शंस मैंडेटरी, इट मीन्स इलेक्शंस वेयर मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि संवैधानिक जिम्मेवारी है आपकी कि आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन को कराएंगे हर 5 साल पर। रेगुलर इलेक्शन हो गया। दूसरा, सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। जो हमारे दलित वर्ग हैं, जो हमारा पिछड़ा तबका है, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले पावर में, उसको भी अथॉरिटी मिले, उसको भी शासन में पावर, उसको हिस्सा मिले, इसलिए उनके लिए सीट रिजर्व्ड कर दिया गया कि लोकल बॉडीज़ के जो भी इलेक्शन होंगे उसमें कुछ सीट एससी के लिए, कुछ सीट एसटी के लिए, कुछ सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होंगे। 33% ऑफ द सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वीमेन। और महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे कम से कम 33%, 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। यानी वहाँ से पुरुष खड़े नहीं होंगे, कोई भी खड़ी होंगी तो वो महिला ही होंगी, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे लोकल गवर्नमेंट्स में मिले। चौथी बात कि एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। एक अलग से संस्था ही बना दी गई हर राज्य में, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, कि वह सरकार को नोटिफाई करेगा कि देखिए इस लोकल गवर्नमेंट का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है, एक बार फिर से चुनाव कराया जाए। तो वो बना दिया गया। और 5वीं बात उसमें जो दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड शेयर सम पावर एंड फंड्स टू द लोकल गवर्नमेंट। एडेक्वेट अमाउंट में पावर दें और अप्रोप्रिएट फंड दें ताकि लोकल गवर्नमेंट्स अपने काम को बढ़िया से कर सकें। ये 5 प्रोविजंस बनाए गए और इनका पालन हो रहा है, बहुत हद तक पालन हो रहा है, जिसके चलते हमारे देश में फेडरलिज्म और मजबूत हो रहा है। अब लोकल लेवल पे सरकारें जो है अपना काम कर रही हैं। तो क्या है, अब ये देखना है कि कौन सा सिस्टम है वो। तो ग्रामीण इलाकों में वह है, ये है रूरल एरिया का कंपोजिशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। 3 टियर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टियर। तो थर्ड टियर, तो ये थर्ड टियर जो है बहुत सारे गांवों को मिला के, एक बड़ा गांव हो तो उसी को अलग अलग वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है, या छोटा गांव हो तो 2-3 गांवों को मिला करके भी एक ग्राम पंचायत कहलाता है। ठीक, अब उस ग्राम पंचायत में को अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जैसे शहरों को भी वार्ड में बांटा जाता है। तो हर वार्ड से वार्ड कमिश्नर चुने जाते हैं, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं, बिहार में उनको वार्ड मेंबर कहते हैं। और उनका एक हेड जिसको सरपंच कहते हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन बिहार में दूसरा कंडीशन है, हर वार्ड से वार्ड मेंबर चुने जाएंगे और मुखिया, बिहार में प्रधान को क्या कहते हैं, मुखिया, यूपी में प्रधान कहते हैं। तो मुखिया का चुनाव भी पब्लिक करती है, वार्ड सदस्य का चुनाव भी पब्लिक करती है। इसके अलावा ये दोनों हो गए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जुडिशियरी के लिए हर वार्ड से सरपंच का पंच चुना जाता है, और तब जो जुडिशियरी का हेड होगा ग्राम पंचायत लेवल पे वो सरपंच कहलाता है। तो उसका चुनाव भी डायरेक्ट पब्लिक करती है। फिर बहुत सारे ग्राम पंचायतों को मिला के हर ब्लॉक में एक ब्लॉक समिति कहते हैं, कहीं इसको पंचायत समिति कहते हैं, कहीं मंडल कहते हैं, कहीं ब्लॉक कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन कंपोजिशन वही है कि ग्राम पंचायतों को मिला के हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक समिति होगी। इसके भी मेंबर ब्लॉक भर में चुने जाते हैं, वो भी मतदाता चुनते हैं। और इसके हेड को हम अपने यहाँ बिहार में प्रमुख बोलते हैं, प्रमुख, प्रखंड प्रमुख। उसके अलावा पूरे जिला में भी, जिले को भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, और जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद होता है। तो उस जिले के जितने एमपी होंगे, जितने एमएलए होंगे, और जिला के जो टॉप, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होंगे, वो सब उस जिला परिषद के सदस्य होंगे। लेकिन सदस्य भी चुन के आएंगे अलग अलग जिलों के साइज के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे नंबर ऑफ मेंबर्स इन द जिला परिषद होते हैं। तो जिला परिषद में इसके भी चेयरपर्सन चुने जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी व्यक्ति को आपसी बहुमत के आधार पर चेयरपर्सन चुन देते हैं।
अब शहरी इलाके की बात आती है। जब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो छोटे टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज होती हैं। एक छोटा टाउन है, उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया गया, वार्ड कमिश्नर्स चुने गए। अब शहरों में वार्ड कमिश्नर कहते हैं। तो वार्ड कमिश्नर चुन लिए गए। वो वार्ड कमिश्नर अपने में मिल करके ही एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन चुन देते हैं। तो ये हो गया छोटे टाउन्स का। लेकिन बड़ा शहर हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तो वहाँ नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और इसके हेड को मेयर कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारे शहर में, ये गांव में, ये लोग अपने अपने इलाकों का विकास देखते हैं। वहाँ का पानी की व्यवस्था, वहाँ सड़कों की व्यवस्था, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, ये सब करना इनका कर्तव्य है। और छोटे बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं तो ग्रामीण इलाकों में सरपंच और पंच उसका निपटारा करते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्किंग इन आवर कंट्री इंडिया। रुकिए, उसके बाद अब ये है कि इतना बढ़िया सिस्टम है, ये बहुत अच्छा से काम किया और परिणाम ये है कि आज 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं हमारे देश में, जो किसी छोटे देश के जनसंख्या का बड़ा प्रोपोर्शन। और महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है हमारे लोकल बॉडीज़ में। अब महिलाएं भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, अभी भी हमारे में सुधार की ज़रूरत है। इलेक्शन तो रेगुलरली हो जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो नहीं होती है, जबकि उसको साल भर में कम से कम 2-3 बैठक जरूर करना है कि बजट अपना पारित करे। तो एक ये बात है। दूसरी बात है, अधिकांश स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत सारे पावर्स अभी भी नहीं दिए हैं और न ही एडिक्वेट रिसोर्सेस दिए हैं। इसलिए जो हमारा ओरिजिनल फेडरलिज्म का उद्देश्य है उसको पूरा करने में अभी और समय बाकी है। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।